सच और झूठ का फैसला। बहुत दिनों के बाद राजा विक्रम सिंह के राज्य में एक मुकदमा आया। एक साहूकार पवनलाल और एक किसान राधेश्याम राजा के सामने उपस्थित हुए। तुम दोनों एक एक करके अपना परिचय देते हुए अपनी समस्या को सविस्तार से बताओ। हे राजन, मेरा नाम पवनलाल है। मैंने किसान राधेश्याम को 6 महीने पहले 20 रुपए कर्ज के रूप में दिए थे। इन्होंने कहा था कि फसल हो जाने के बाद मेरा कर्जा ब्याज के साथ चुका देंगे। इन्होंने फसल काटकर अनाज अपने घर में रख लिया और मेरे पैसे नहीं लौटाए। राजा ने राधेश्याम की तरफ देखकर कहा, कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? हुजूर, मेरा नाम राधेश्याम है। यह बात सच है कि मैंने साहूकार पवनलाल से 6 महीने पहले 20 रुपए का कर्ज लिया था। यह भी सत्य है कि मैंने इन्हें फसल हो जाने के बाद ब्याज सहित रुपए वापस लौटाने का वादा किया था। राधेश्याम, यह बताओ कि तुमने रुपए क्यों नहीं लौटाए? हुजूर, 5 दिन पहले ही मैं साहूकार पवनलाल को कर्ज के रुपए ब्याज सहित लौटा चुका हूँ। यह अब कर्ज के रुपए ना लौटाने की बात असत्य बोल रहे हैं। यह मुझसे दोबारा रुपए लेना चाहते हैं। पवनलाल, क्या तुमने किसी की मौजूदगी में राधेश्याम को कर्ज के रुपए दिए थे? हाँ हुजूर, मैंने सत्य प्रकाश और रामधनी के सामने इन्हें रुपए दिए थे। दोनों ही गवाहों के हस्ताक्षर भी है। आप उनसे पूछ सकते हैं। राधेश्याम, क्या तुमने किसी के सामने पवनलाल के रुपए लौटाए थे? हुजूर, उस समय मेरे और पवनलाल के सिवा तीसरा कोई भी नहीं था। जब मैंने इनके रुपए लौटाए तब इन्हें बड़ा आश्चर्य भी हुआ था। इन्होंने मेरे परिश्रम के लिए मेरी तारीफ भी की थी। अब मुझे अत्यधिक आश्चर्य हो रहा है कि यह इतना बड़ा सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये मामला तो बड़ा ही पेचीदा है। इसकी से आवश्यकता से अधिक ब्याज कमाया है। अब हुजूर, मैंने तो उचित ही ब्याज लिया है। कल आप राजा के दरबार में अपना बयान दीजिए। चिरंजीवी वहां से किसान राधेश्याम के घर के पास पहुंच गए। उन्होंने कई व्यक्तियों से पवनलाल और राधेश्याम के बारे में पूछताछ की। हुजूर, साहूकार पवनलाल एक नंबर का बेईमान, लोभी और धोखेबाज है। उसने गलत ढंग से बहुत सारा रुपया कमाया है। राधेश्याम एक मेहनती, ईमानदार किसान है। दूसरे दिन राजा विक्रम सिंह के दरबार में पवनलाल और किसान राधेश्याम की पेशी हुई। अब हुजूर, मैंने एक बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा को बुलाया है। यह अपने चमत्कार से सच्चाई को उजागर कर देते हैं। यदि आप इजाजत दे तो महाराज सबको अपना चमत्कार दिखा दें और सच्चाई सामने आ जाए। ठीक है, इजाजत है। महाराज, आप चमत्कार दिखाइए। यह मेरे पास 2 लकड़ियां हैं। मैं एक लकड़ी सेठ पवनलाल और राधेश्याम को बांट देता हूँ। दोनों ही अपना हाथ आगे करेंगे। इसके बाद मैं मंत्र पढ़ूंगा। इन दोनों में जो भी झूठा होगा उसके हाथ की लकड़ी एक विषैला नाग बन जाएगी और उसे डस लेगी। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सेठ पवनलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। चतुर चिरंजीवी भी इस बात को भांप गए थे, लेकिन वे खामोश ही रहे।
सेठ पवनलाल और राधे श्याम अपने हाथों में लकड़ी लेकर खड़े हो गए। राधे श्याम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वो सीना तान कर खड़ा हो गया था। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। पवनलाल के हाथ की लकड़ी कांपने लगी। महाराज रुक जाइए, रुक जाइए, इस लकड़ी को सांप बनाने से रोक लीजिए, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। दरअसल डर के मारे सिर्फ पवनलाल का हाथ कांपने लगा था, इसीलिए उन्हें ऐसा आभास हुआ कि लकड़ी कांप रही है और वो सांप बन जाएगी। वे प्राण के भय से तोते की तरह बोलने लगे। हुजूर, राधे श्याम ने मुझे मेरे रुपए वापस कर दिए थे। इसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और इसने बहुत रुपए कमाए थे। यह देखकर मुझे अधिक लालच हो गई। मैं जानता था यह बहुत भोला है, इसीलिए मैं इससे दोबारा रुपए लेना चाहता था। मेरी लालच ने मुझे झूठा बना दिया। हुजूर, यह बाबा और कोई नहीं, मेरा भांजा धनंजय है। पवनलाल से सच्चाई उगलवाने के लिए मैंने यह सब नाटक किया था। पवनलाल, तुमने बहुत सारे गरीबों से ऊंची दर पर ब्याज वसूल किया है। वो सारा रुपया तुम्हें उन्हें वापस करना होगा और तुम्हारे किए की सजा का दंड राजा जी सुनाएंगे। पवनलाल को उनके झूठ बोलने और धोखेबाजी के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ साथ उन्हें यह भी हुक्म दिया जाता है कि जितना रुपया उन्होंने गलत ढंग से कमाया है, वो सभी रुपया संबंधित नागरिकों को शीघ्र ही वापस कर दे। चिरंजीवी वाह। एक शहर में एक बड़ी हवेली थी। कुछ महीने पहले उस हवेली में चोरी हुई थी और उसके मालिक सेठ रघुमल की हत्या हो गई थी। सेठ की इकलौती वारिस उनकी भांजी चित्रा ने हाल ही में उस हवेली के 2 कमरे किराए पर एक शहरी अमरदीप को दे दिए थे। सोनू की मम्मी, ये जगह तो बड़ी अच्छी है, कमरे भी हवादार है। मुझे भी ये बहुत पसंद आया। कुछ साल यही बिताना है, उसके बाद गांव चलेंगे। रात हो गई। अमरदीप जी की आंख लग गई थी कि एक साया उन्हें खिड़की के पास नजर आया। कौन है? कौन है वहाँ? वो साया वहां से हट गया। इसके बाद कुछ भयंकर आवाजें आने लगी। कुछ देर के बाद सन्नाटा। अमरदीप ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। एक भयानक चेहरा खिड़की पर आ गया। कौन है? सोनू की मम्मी, वो देखो, कोई है। यहाँ से तुम्हें खिड़की पर एक भयानक चेहरा दिखाई पड़ा। हम लोग बहुत डर गए। मुझे लगता है कि यह सेठ रघुमल की आत्मा है। उनका कत्ल हो गया था, वो आत्मा बनकर भटक रही है। अरे नहीं नहीं, ये मामला कुछ और है। अमरदीप अपने कमरे में चले आए और धर्मपत्नी से बातें करने लगे। सोनू की मम्मी, यह उसी नालायक सोनू की करतूत है। वो एक तांत्रिक से मिलकर मुझे डराने के लिए किसी शैतान की मदद ले रहा है। सोनू भला ऐसा क्यों करेगा? वो जानता है कि मैं हृदय रोग से पीड़ित हूँ। डर के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसके बाद वो यहाँ आकर भूत मुझे परेशान करता है। आप कुछ उपाय करिए, हमें इस परेशानी से बचाइए। ठीक है, मैं इसकी तहकीकात करूंगा। यह बताइए कि
सेठ जी का असली वारिस कौन है? उनकी भांजी चित्रा। चित्रा कहाँ रहती है? क्या वो शादीशुदा है? वो पास में ही एक बंगले में रहती है। वो शादीशुदा है लेकिन अपने पति के साथ नहीं रहती है। उसका पति ब्रजलाल आवारा और नशेड़ी है। अमरदीप जी, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता हूँ। आप पूछिए, मुझे जो जानकारी होगी मैं आपको सही सही बता दूंगी। आपके मामा रघुमल के पास बड़ी दौलत थी। क्या उनकी हत्या के बाद वो सारी दौलत चोरी हो गई? नहीं, उनके बॉक्स में रखे हुए रुपए चोरी हुए, लेकिन तिजोरी में रखे हुए रुपए बच गए थे। क्या उनके पास और भी कुछ कीमती रत्न थे? मुझे मामा जी ने बताया था कि उनके पास बहुत कीमती हीरे और पन्ने हैं, लेकिन वो मुझे कभी दिखाई नहीं पड़े। तुम्हारे पति का तुम्हारे प्रति रवैया कैसा था? मुझे वे कोई तकलीफ नहीं देते थे, लेकिन उनकी नशेबाजी, ऐशबाजी और बेपरवाही से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। वह बार बार मुझसे कहते थे कि मामा की दौलत मिलने के बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या तुम्हारे मामा तुम्हारे पति को पसंद करते थे? बिल्कुल नहीं। मामा ने यहाँ तक कह दिया था कि इस आदमी से हमेशा दूर रहना। चिरंजीवी वहाँ से सीधे अमरदीप के यहाँ पहुँच गए। अमरदीप जी, अब मुझे उस भूत और हत्यारे चोर दोनों को पकड़ना है। इस हत्या और चोरी को हुए तो बहुत दिन बीत गए हैं। सुना है कोतवाल भी असली कातिल चोर को नहीं पकड़ पाए। अब आप देखिए आगे आगे होता है क्या। रात्रि में चिरंजीवी अमरदीप के कमरे में बैठ गए। उन्होंने 2 सिपाहियों को भी हिदायत देकर पास में ही बैठा दिया था। आधी रात को एक भयानक चेहरा खिड़की के पास नजर आया। भयानक आवाज निकालने लगी, यहाँ से चले जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इंसानों को कच्चा चबा जाता हूँ। ना, अब कारागार की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? दोनों सिपाहियों ने भी साये को जकड़ लिया। रोशनी में देखा गया तो वो चित्रा का पति ब्रजलाल था। अरे हुजूर, ये तो ब्रजलाल है, सेठ रघुमल का दामाद। ये तो पक्का शराबी है। चिरंजीवी ने तुमने उनका कत्ल क्यों कर दिया? मैंने उनका कत्ल नहीं किया, वे हृदयघात के कारण नहीं बचे। जिस दिन तुमने चोरी की थी उस दिन तुम्हें हीरे जेवरात नहीं मिले थे, इसीलिए अब तुम भूत बनकर अमरदीप को डराकर यह कमरा खाली करवाना चाहते थे ताकि हीरे जेवरात की खोज कर सको। तुम्हारी पत्नी चित्रा ने ही तुम्हें उन हीरों के बारे में बताया था। यह आपने कैसे जान लिया? मैं सब कुछ जानता हूँ। सिपाहियों, इन्हें गिरफ्तार करके राजा के अदालत में पेश करो। इस तरह चिरंजीवी ने सारी जानकारी इकट्ठा की और उनकी चतुराई से चोरी का भी पर्दाफाश हुआ और भूत की हकीकत भी सामने आ गई। ब्रजलाल को जेल भेज दिया गया।